मीरा कुमारी जी के सुपुत्र कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंशुल अभिजीत जी आप सबसे चर्चा करेंगे। इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता घनश्याम तिवारी जी, सुरेंद्र वर्मा जी, विधि विभाग के फैजल रिजवी जी, वंदना राजपूत जी, सत्य प्रकाश जी, अजय रमानी जी, मणि वैष्णव जी और मैं सीधा अंशुल जी को आमंत्रित करता हूँ इसी बात में। इसी से बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी, सम्मानित मंच और प्रेस के दोस्तों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि आप इस प्रेस वार्ता में शामिल हो सके। बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आपके सामने लेके आया हूँ, लेकिन सबसे पहले तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ कि ये चुनाव तो हम जीतने वाले हैं, 75 पार करेंगे। और मैं किसी गुरूर के साथ नहीं कह रहा हूँ, कोई गलतफहमी में नहीं कह रहा हूँ, कोई भ्रम में नहीं कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये एक तरह से ज़मीन की आवाज़ है, लोगों की पुकार है, आवाम की मर्जी है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। और मुझे लगता है कि जो सर्वेक्षण हैं वो भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। और इसकी कुछ वजह हैं, इसकी कुछ खास वजह है। ये जो प्रचंड बहुमत जो आने वाली है, इसकी वजह ये है कि ये जो सरकार कांग्रेस की, बघेल साहब की ये जो कांग्रेस सरकार है छत्तीसगढ़ में, ये जनसेवा में समर्पित थी और रहेगी। ये प्रतिबद्ध है, ये निष्ठावान है, कर्मठ है, सुदृढ़ है, मजबूत है। और मुझे लगता है कि जो कार्य है, बहुत सारा कार्य हो गया है, और जो अधूरा कार्य है वो उसको अपने अंजाम तक ले जाएगी, अपनी मंजिल तक ले जाएगी, उसको मुकम्मल करेगी। कार्य तो बहुत हुए हैं, हमने जो वादे किए थे बहुत सारे पूरे भी हुए हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। या स्वास्थ्य का मामला हो या शिक्षा का मामला हो, एक आज बहुत बड़ा ऐलान मैं करने वाला हूं, आप जानते भी होंगे। या फिर सब्सिडीज का मामला हो, किसानों के उत्थान का मामला हो, या फिर एमएसपी का मामला हो, जो भी बात हो, हम जन सेवा में, जन कल्याण में समर्पित थे। और यही एक खास वजह है। और एक और भी वजह है, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है ये बताना। मुझे लगता है कि इस सरकार ने छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ की आवाम को, उनके लोगों को, इसकी जनता को जो एक तरह से उनको जो प्रतिष्ठा दी है, जो सम्मान दिया है, आप गर्व से लोग कह सकते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ से हूं, सकारात्मक रूप से, ये नहीं कि दूसरों राज्यों को कम दिखाना है, लेकिन एक सकारात्मक रूप से आप गर्व से कह सकते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ से हूं। और इस सरकार ने इसके लिए जो कार्यक्रम की हैं, जो भावनाएं बढ़ाई हैं, या तो तीर्थ स्थानों की बात हो, या फिर आदिवासी नृत्य की बात हो, यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की पृष्ठभूमि, यहाँ का खान पान, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की भाषाएं को प्रोत्साहन देना हो, उसको प्रतिष्ठित करना हो, यहाँ की गरिमा को एक तरह से इस मुल्क की सार्वजनिक पटल पे ये सब बात रखनी हो, प्रतिष्ठा बढ़ाने की बात हो, तो ये सरकार ने किया। या तो राज्य का एक गान हो, या तो छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स हो, कोई भी बात हो, तो गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हम छत्तीसगढ़ से हैं। और ये एक मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा, एक खूबसूरत योगदान है। ये जो नृत्य, आदिवासी नृत्य महोत्सव में मैं शुरुआत जब हुई थी, तो मैं खुद भी आया था, बड़ा आनंद मुझे मिला, बहुत ही खूबसूरत एक दृश्य में देखने को मिला। आप बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुए होंगे। दोस्तों, बहुत सारे वादे हैं इस चुनाव में हमने किए हैं। जो वादे थे वो मुकम्मल भी किए, आने वाले चुनाव में ये वादे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, ये वादे भी हम अपनी मंजिल तक उसको पहुंचाएंगे। या तो ऋण, किसानों के ऋण माफ करने की बात हो, या तो फिर 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने की बात हो धान की, या तो फिर
ये बात हो कि हम आवास बनाएंगे, आवास योजना और सुदृढ़ होगी और 17.5 लाख घर और बनाएंगे, या फिर राहुल गांधी जी ने जो ऐलान किया, जरा आप सोच सकते हैं कि केजी से पीजी तक शिक्षा निशुल्क होगी। जरा सोचिए, ये एक बहुत ही बड़ा ऐलान शिक्षा के क्षेत्र में आज राहुल गांधी जी ने किया। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं, आपको उदाहरण है कर्नाटक का, आपको उदाहरण है राजस्थान का, और छत्तीसगढ़ का तो है ही, कि अगर जो हम कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। नियत और नीति में कोई फर्क नहीं है, हमारी योजनाएं हमेशा मुकम्मल होती हैं। दूसरा, हम जो मनोपजनों को जो सब्सिडी दे रहे हैं 4,000 और एमएसपी से ज्यादा 4,400 और दे रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ी घोषणा थी आज। तो घोषणाएं हुई हैं, तेंदुपत्ता के मामले में भी घोषणा हुई है, उसको खरीदने के भी हमने दाम बढ़ाए हैं। तो ये बहुत सारी घोषणाएं आज हुई हैं। जो विपक्ष की बात तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है विपक्ष एक तरह से सूखे पत्ते की तरह बिखरा हुआ है, न कोई नीति है, न कोई नियत है, न कोई योजनाएं हैं, न कोई सवाल हैं। तो जो बात होती है वो कांग्रेस की बात होती है, उनके वादों की बात होती है, और उन जो मुकम्मल हमने किया है उसकी बात होती है। और एक बहुत बड़ा वादा है जिस पे आपका ध्यान मैं आज इस प्रार्थना में आकर्षित करना चाहता हूं, वो है जातिगत जनगणना का मामला। तो जातिगत जनगणना हम कराएंगे, ये हमारा एक चुनावी वादा ये भी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये अनिवार्य क्यों है, ये लाजमी क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरी है ये। वो इसलिए क्योंकि जो सामाजिक, जो आर्थिक, जो शैक्षणिक, जो हकीकत है, जो स्थिति है, ऐसी जनगणना से वो सामने आती है। जो इस मुल्क में जो संसाधन है, जो परिसंपत्ति है, सही तरीके से उसका विभाजन कैसे होना चाहिए, यह हमें बताता है जातिगत जनगणना। जो सरकारी तिजोरी में जो पूंजी है, जो धन है, इसका वितरण कैसे होगा, किस किस को होगा, कौन जरूरतमंद है, कौन मोहताज हैं, कौन महरूम है, किनकी दिक्कतें हैं, किनकी रंजिशें हैं, किनकी फरियाद है, उनको किस तरह से पैसा जाएगा, ये हमें बताता है। इसके लिए इसकी जरूरत है। तो हमने ये फैसला किया है, जैसे बिहार में हुआ, हमने ये फैसला किया है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस सामाजिक न्याय को हमेशा प्राथमिकता देती रही है। पहला संविधान का जो संशोधन हुआ उसमें आरक्षण आया, ये कांग्रेस लेके आई। जब हमने ये फैसला किया कि महिलाओं को आरक्षण देंगे, देखिए आरक्षण, सामाजिक न्याय और महिलाओं का सशक्तिकरण सब जुड़े हुए हैं। तो हमने ये फैसला किया कि हम महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण देंगे, वो भी पूरा हुआ। हमने ये फैसला किया 2011 में कि हम जातिगत जनगणना लाएंगे, हम लाए, हमने किया भी। लेकिन फाइनल रिपोर्ट आते आते सरकार बदल गई। इस सरकार ने वो जो सूची थी, वो जो आंकड़े थे, वो सार्वजनिक नहीं किए। हम पिछले वर्ग के लिए आरक्षण हम लेके आए। तो आरक्षण को, सामाजिक न्याय को हम हमेशा प्राथमिकता देते आ रहे हैं, ये हमारी नीति रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं यहां से कि क्यों इतनी अड़चने हैं, क्यों इतनी बाधाएं हैं। यहां पर हमने जस्टिस पटेल के नेतृत्व में, अध्यक्षता में एक क्वांटिफाइबल डेटा आयोग का गठन किया, जिसके आधार पर हमने एक विधेयक बनाया इस राज्य में। वो आयोग का गठन होने के बाद यहां पर हेड काउंट हुए, यहां पर सर्वेक्षण हुए, यहां पर मोबाइल ऐप आया, यहां पर आधार वेरिफिकेशन हुआ, जिसके आधार पे हमें यह पता चला कुछ हद तक कि यहां पर विभाजन किस तरह का है, कौन से समुदाय हैं, और उस समुदाय के आधार पर हमने आरक्षण की एक विधेयक तैयार की। वो विधेयक पारित भी हो गई, आप जानते हैं वो विधेयक पारित भी हो गई पिछले साल। और इस विधेयक से आधार पर मैं एक बात दोहराना चाहता हूं,
आरक्षण मिलेगा हर एक समुदाय को, हर वर्ग को। और आरक्षण सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। आरक्षण से हमें यह भी पता चल, जाति जनगणना से हमें यह भी पता चलता है कि कौन सा समाज आर्थिक रूप से कमजोर है। तो यह प्रावधान हम सब वर्ग को दे सकते हैं, जैसे हमने इस बिल में किया। 27% ओबीसी, 13% अगर हमने जनजाति को दिया, जातियों को दिया, एससी को दिया, अगर 32% एसटी को दिया और 4% अन्य वर्ग को दिया जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। मतलब सब वर्ग को प्रावधान ये मिला, ये फायदा मिल रहा है, मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत अरसे से, 9 महीने से ये जो विधेयक है ये राज्यपाल के दफ्तर में लंबित है। हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो आवाम की मर्जी है, देखिए जो विधानसभा होती है वो आसमान से टपकती तो नहीं, वो तो आवाम की चुनी हुई होती है, वो तो आवाम के नुमाइंदे होते हैं, यही तो जमहूरियत का वसूल है। तो ये जो आवाम की बनाई हुई जो एक बिल था वो अभी राज्यपाल के कार्यालय में लंबित है। हम पूछना चाहते हैं क्यों है। और मुख्यमंत्री जी ने तो यह भी कहा कि भाई एक तरह से एक समीक्षा होनी चाहिए कि कितनी देर तक कोई भी विधेयक, कोई भी बिल किसी राज्यपाल महोदय के कार्यालय में कब तक वो लंबित हो सके। भाई ये भी तो इसकी बात की समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ये तो आवाम की मर्जी है और इसमें सब वर्ग को फायदा मिल रहा है। जो कमजोर वर्ग है, जिनकी दिक्कतें हैं, जो इंसानों के कतार में सबसे पीछे आता है, जो समाज के पायदान में सबसे नीचे आता है, सबको फायदा मिल रहा है इसमें, खास तौर से जो कमजोर वर्ग है। तो क्यों ना ये करें। सामाजिक न्याय का ये फैसला है और इतने दिन से लंबित है। तो यह हम पूछना चाहते हैं कि जल्दी इसको पारित करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर वापस भेज दें ताकि ये दोबारा पारित हो जाए, तो फिर तो कोई विकल्प भी नहीं है, उस पर हस्ताक्षर देना ही होगा। तो ये बहुत एक मुख्य और गहरे सवाल है जिनका मैं ध्यान आपके आकर्षित करना चाहता हूं। वैसे तो आप जानते हैं कि पिछले 5 साल में इस सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारी सफलताएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमने की, जो जन कल्याण के लिए की, जो गरीब हैं उनके लिए की, जिन लोगों की व्याख्या नहीं की जाती उन लोगों के लिए की, जो पटरी पे सामान बेचते हैं, जो जूता गाड़ते हैं, जो रेडी पे सब्जी बेचते हैं, उन लोगों के लिए की। तो उन लोगों के लिए ये जो हमने जो योजनाएं बनाई वो सब आपके सामने है। लेकिन मैं आपका ध्यान इस प्रेस वार्ता में जातिगत जनगणना पे देना चाहता था और ये विधेयक जो पारित नहीं हो पाया, और हम पूछना चाहते हैं कि क्यों नहीं हो पाया। आगे आप जानते हैं कि इस चुनाव में हम जरूर सफल होंगे, क्योंकि हमारा काम बोलता है और ये एक तरह से निश्चित ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहां पर आए। एक मिनट, तो फैजल जी मैं फैजल जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आज निर्वाचन में शिकायत के संदर्भ में जानकारी दें। नमस्कार साथियों, कल हमारे प्रभारी मंत्री ने श्रीमान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को एक शिकायत की है कि रायगढ़ के जो भाजपा प्रत्याशी है ओपी चौधरी साहब, उनकी पत्नी रायगढ़ में चुनाव प्रचार कर रही है। वो एक खुद इंडियन नेवी में नौकरी कर रही है, केंद्रीय शासन के तहत नौकरी कर रही है। उन्होंने जो प्रचार किया है उसके पूरे सबूत उनके जो ससुर जो है वहां रहते हैं, उन्होंने कॉलोनी के लोगों को निमंत्रण दिया कि आज तारीख को मेरी बेटी आ रही है, उसके पति जो है वो भाजपा प्रत्याशी है, आप लोग सब आए। उसके बाद वो आई, उसकी फोटोग्राफ हमने दिया है, वो कॉलोनी में जो प्रचार करेंगे उसके पूरे सबूत कल हमारे महामंत्री जी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को
शिकायत सौंपी है और उसमें हमने ये बताया है कि जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स है उसकी रूल नंबर 5 में कोई भी जो शासकीय सेवक है वो किसी की कैनवासिंग नहीं कर सकता। ये और 1998 में जो सर्कुलर जारी हुआ 437/6 चुनाव आयोग का, उसमें ये कहा गया है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट नौकरी करता है और उसका कोई रिश्तेदार चुनाव लड़ता है तो वो अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा, छुट्टी नहीं लेगा और मुख्यालय छोड़ेगा तो बताएगा। तो ये आदर्श जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन है और जो सिविल सर्विसेज रूल्स है उसका उल्लंघन है। और इसका उल्लंघन जो है जो पीपल्स एक्ट है 1951 उसमें इसका जो है सजा का प्रावधान सेक्शन 129 और 134 में है। तो हमने इसकी शिकायत की है और वो शिकायत का क्या होता है, इसका शिकायत करती है उसका क्या लेता है चुनाव आयोग का क्या एक्शन, इसको देखना है। तो ये सब चीजें जो ये हुआ है इसको आप सब के सामने रखा गया है और ये जो पूरी फोटोग्राफ्स है ये जो प्रचार करेंगे ये जो पूरे वहां प्रचार करेंगे कॉलोनी में जाके। और ये मैसेज जो उन्होंने उनके ससुर साहब ने भेजा कि मेरी बेटी आ रही है उसके पति, उन्होंने पूरे कॉलोनी वालों को मैसेज भेज के एकत्रित किया है। ये हमने पूरे शिकायत है कि फोटोग्राफ विद जो व्हाट्सएप मैसेज जो है उसका स्क्रीनशॉट हमने दिया है और हम चाहते हैं चुनाव आयोग से हमारी विनती है कि ये तुरंत इस पर कार्रवाई करें। वो बिलासपुर में पदस्थ है, रेलवे में सेंट्रल गवर्नमेंट की वो कार्य कर रही है और जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट काम है इसलिए इनको सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल के अंतर्गत आएंगे। इसलिए हमने जो शिकायत की और उसका प्रावधान जो है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो रूल नंबर 5 बोलता है कैनवासिंग में किसी तरह की कोई कार्रवाई, कैनवासिंग में या फिर रिश्तेदार किसी की भी उनके कॉलोनी में जहां उनके पिता रहते हैं जो रायगढ़ में जो कॉलोनी है वहां पे बैठक हुई है और उन्होंने जो ये पूरी बैठक की फोटोग्राफ है वो उपस्थित है, उनकी फोटोग्राफ है, ये वो बैठक की फोटोग्राफ है। और जो उन्होंने जो मैसेज देके बुलाया लोगों को एकत्रित किया कल मेरी बेटी आ रही है आप आए और उनके पति है वो चुनाव लड़ रहे हैं वो आपको बताएंगे उनके बारे में बताएंगे। ये पूरा मैसेज देके उनको बुलाया गया। वो मैसेज जो उन्होंने सबको भेजा था उस ग्रुप में जो कॉलोनी में रहते हैं उसका मैसेज हमने भेजा है। उसका मैसेज नहीं उसमें जो नौकरी निकालने का भी प्रावधान है, नौकरी निकालने का प्रावधान है और जो कॉमन जो सरकारी नौकरी में है और अगर वो आधार संहिता के उल्लंघन करता है तो उसका प्रावधान जो है पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 129 और 134 में उसमें 6 महीने तक की सजा भी है और जो मना भी है। जी 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 उसी आधार पर ओबीसी हेड कमेटी हुआ था वो वालों को आरक्षण देने के लिए प्रयास करते हैं। देखिए सवाल ये उठते हैं कि या तो राज्यपाल या तो वापस भेज दे या तो अगर वो चाहती हैं कि अगर इस पे आगे समीक्षा हो तो ये वापस भेज दें या तो फिर उनको बुलाकर या तो उसको आप इस पे हस्ताक्षर देकर इसको पास करें। तो इसका राज्यपाल का क्या विकल्प है, इसमें क्या रोल है, ये हमें देखना है। अगर सवाल है तो आप वापस भेज दें और उनको देखें कि आप ये जो बिल है ये तो चुनी हुई सरकार ने, बहुमत वाली सरकार ने इसको पारित किया था। अगर आपको कोई आपत्ति है, कोई प्रश्न है तो इसको आपको वापस भेजना पड़ेगा। उनका क्या दायित्व है ये तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो उसके आगे हम देंगे, उसको जवाब जो भी होगा उसको आगे करेंगे। जी
नहीं, वो अलग बात है, वो अलग विषय है। सार्वजनिक, भाजपा सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है? 2011 में हमने जाति जनगणना की थी, उसकी रिपोर्ट मोदी सरकार के पास अभी तक है। क्यों नहीं चाहती है? क्यों नहीं वो चाहती कि वो सार्वजनिक हो? वो तो उनके पास है, हम नहीं कर सके क्योंकि जब फाइनल रिपोर्ट आई थी सरकार बदल गई थी। तो ये सवाल उठता है कि वो सार्वजनिक क्यों नहीं पड़ रही? आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं बार बार। जो कानून है, जो नियम है, जो राज्यपाल का जो दायित्व है, उसके हिसाब से चलिए। एक तो पूरा एक प्रावधान है। नहीं, सबसे पहले तो मैंने एक स्पष्ट भी किया था और सरकार भी, भूपेश बघेल साहब जी ने ये स्पष्ट किया है कि जाति जनगणना का ये मतलब है, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये सियासी खेल नहीं है। इससे ये हमें पता चलता है कि आर्थिक रूप से कौन सा वर्ग ज्यादा कमजोर है और जो मुल्क की जो परिसंपत्ति है वो कहां जा रही है। आखिर जो कमजोर वर्ग है, ये तो हम चाहते हैं ना कि जो कमजोर वर्ग है उनको प्राथमिकता मिले। जब भी परिसंपत्ति का विभाजन हो, यहां पर पूंजी, सरकारी पूंजी का, सरकारी तिजोरी में जो पूंजी है उसका अगर वितरण हो, तो हम सब लोग चाहते हैं कि जो सबसे कमजोर वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उनको सबसे ज्यादा उनको सहायता मिले। ये तो सब लोग चाहते हैं। नहीं, क्योंकि ये आरक्षण के दायरे से जो हो रहा है, आरक्षण उसके दायरे से भी ज्यादा जाता है, क्योंकि और भी पिछड़े वर्ग है। देखिए, इसमें यह भी प्रावधान था कि जो अन्य वर्ग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो भी इस बिल में उनका भी प्रावधान था। 4% हमने ये भी कह रहा था कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, उनको भी मिलना चाहिए सहायता। तो हम ये हर वर्ग को ये एक तरह से कवर करता है। नहीं, तो बवाल क्यों हो रहा है? एक सामान्य बात होनी चाहिए। बवाल कराया जा रहा है, इस पे सियासत खेली जा रही है। बवाल तो अपने आप नहीं होता ना। तो ये सामान्य बात क्यों नहीं हो गई कि आप जातिगत जनगणना कीजिए, पता चलेगा कि कौन सा समुदाय है, अगर समुदाय हैं तो कितने पिछड़े वर्ग हैं। देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूं, इससे सिर्फ आंकड़ों या संख्या का पता नहीं चलता, ये भी पता चलता है कि कौन सा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर है और किस प्रकार की सहायता की जरूरत है, कौन जरूरतमंद है। तो बवाल इसलिए मच रहा है कि बवाल कराया जा रहा है, उससे सियासत खेली जा रही है। नहीं खेलेंगे तो बवाल नहीं मचेगा, ये सामान्य बात होगी। और जो आंकड़े हैं, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो सामने आ जाएगी। नहीं तो आप तो जानते हैं कौन करा रहा है। हर बात पे, या तो धर्म हो या जाति हो, भाजपा सरकार बवाल कराती है, उससे सियासत खेलती है। नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो आंकड़े और जो हकीकत है वो सामने तो आए। हमारे पास वो नहीं, मैं बताता हूँ। बिल्कुल सही है। हमारे पास वो तजुर्बा भी है। देखिए, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी 135 साल पुरानी एक पार्टी है, उसके पास वो तजुर्बा भी है। वो हमेशा सामाजिक न्याय को उसने प्राथमिकता भी दी है, उसके पास हमेशा योजनाएं भी रही हैं। तो एक बात जब सामने आ जाए, यहां बिल्कुल इसके रिपोर्ट भी बन रहे हैं, किस प्रकार के होना चाहिए, इसकी चर्चा भी हो रही है। और जो योजनाएं हम बनाएंगे जरूर उनको लागू करेंगे। किस प्रकार की होगी वो तो एक समय जब सच्चाई जब सामने आएगी, जब हकीकत सामने आएगी तो वो पता चलेगा। नहीं, मैं आपको बताता हूं कि 2011 में ही मनमोहन सरकार जी ने ये फैसला किया था, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने ये फैसला किया था कि हम जातिगत जनगणना करेंगे। तो ये फैसला हमने पहले से ही शुरू की। जहां तक आरक्षण की बात आती है,
पिछड़े वर्ग के आरक्षण की या फिर जो महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ आरक्षण है, तो हम इसकी बात तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं। या पंचायती राज हो, वो बाद में मुकम्मल हुआ हो, या फिर महिलाओं की संसद में आरक्षण की बात हुई। देखिए, ये तीन चीज जुड़ी हुई हैं, आरक्षण, सामाजिक न्याय और महिला का सशक्तिकरण। तो मैं एक तरह से इनको समान सोचता हूं। तो ये हमने तो हमेशा इसको प्राथमिकता दी है। ऐसी बात नहीं है कि पहले हमने सोचा था और पहले नहीं किया। बहुत सारी वजह भी होती हैं कि नहीं कर पाते, लेकिन उस समय हमने किया। वो आंकड़े सरकार के पास है। भाई, आपने तो जनगणना भी नहीं कराई। ये क्या, आप सवाल से सरकार से ये पूछिए, छोड़िए जातिगत जनगणना, आपने तो जनगणना तक नहीं कराई। और जो होते हैं हर 10 साल पे, और आप अच्छी तरह जानते हैं, अर्थशास्त्री हमेशा अच्छी तरह जानते हैं कि योजनाएं जो भी होती हैं वो जनगणना पे आधारित होती हैं। हमें पता तो चले। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं लाल किला से कि 140 करोड़ लोग हैं इस मुल्क में। भाई, 160 भी हो सकते हैं, 165 भी हो सकते हैं, 135 भी हो सकते हैं। जब आप जानेंगे नहीं कि मुल्क की संख्या क्या है, आप योजनाएं कैसे बनाएंगे? और जितने भी अर्थशास्त्री हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई जनगणना तो कीजिए, हमें पता कैसे चल रहा है। और यही वजह है कि जितने भी सरकार के जो आंकड़े आते